So welcome students to the ANPAT 2020 exam analysis of day 1. So when we talk to the students today regarding the exam, so they state the paper came moderate to difficult. I repeat, the paper came moderate to difficult. But they also face some technical issues. टेक्निकल इश्यूज कैसे फेस करे उन्होंने, जैसे किसी का बीच में वेबकैम बंद हो गया था तो मॉनिटरिंग बंद हो गई थी उसकी, प्लस कईयों के क्वेश्चंस में लैग आ रहा था, मतलब जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे थे तो क्वेश्चंस में लैग आ रहा था। और कईयों के पेपर में भी और भी इश्यूज आ रहे थे कि बीच में जैसे उनका ऑटो सबमिट हो गया था। एक हमारा एक कैंडिडेट से मैंने बात करी थी तो उसका मैथ्स का सेक्शन वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया था। उसने जो जो भी उसका कोऑर्डिनेटर था वहां पे एनपैट की तरफ से, उन्होंने उनका पेपर सबमिट कर दिया था। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ सच थिंग्स इन फ्यूचर, और अपने एग्जाम में ये गलतियां ना हो। अगर आपके एंड से जो भी चीजें अवॉइड हो सकती है वो देखिएगा, उनको अवॉइड करिएगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, so let's move on to today's exam analysis. All right, so talking about QA, the level of difficulty of questions was not moderate, it was a little bit on the higher level. Okay, so why I'm saying this, because अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स में आपके 5 to 6 क्वेश्चंस आए थे। इन 5 to 6 क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल सिंपल थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा था। The paper was on line with the sample paper which was available on their website. So अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो एक क्वेश्चन था, उसमें डायरेक्ट आपको वेरिएंस निकालने को आई थी। ओके, एक क्वेश्चन जो मिला था उसमें था कि उसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। ओके, आपको टेबल या फिर कुछ आपको फिगर्स दी होंगी, तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी यूजिंग एवरेज और एनी यूजिंग मीन और एनी अदर स्टैटिस्टिकल मेथड। ओके, और एक क्वेश्चन जो था उसमें था कि आपको 10 स्कोर्स दे रखे थे। ओके, आपको 10 स्कोर्स दे रखे थे और आपको मीन डेविएशन निकालनी थी। आपको अबाउट अबाउट मीडियन, अराउंड मीडियन आपको मीन डेविएशन निकालनी थी। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स में ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में 2 to 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट थे आपके, लेकिन आपके आपके मतलब ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस थे जिनका डिफिकल्टी लेवल हाई था। इसमें मतलब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाएगा। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमें दे रखा था कि सेक थीटा की वैल्यू 2a माइनस 1 अपॉन, ये फिगर कंफर्म नहीं है मुझे क्वेश्चन, ये या तो 2a था या फिर सिर्फ a था या √2a था। ये क्वेश्चन हम देख लेंगे बाद में, अभी मैं सॉल्विंग पार्ट में नहीं जा रहा हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन था आपके सामने और आपसे पूछा गया था कि बताइए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा। अब ये क्वेश्चन अगर आपको इजीली अगर आप करना चाहें तो आप इस क्वेश्चन में सीधा थीटा के सामने वैल्यू रख के हाइपोटेन्यूज और बेस को इसको सिंप्लीफाई करके h बाई बी की फिगर बनेगी। h बाई बी आप निकाल के इस फिगर में रखिए, परपेंडिकुलर निकलेगा, फिर सारी कोसेक थीटा कॉट थीटा सब निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम चले सेट थ्योरी पे, तो सेट थ्योरी पे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे इस बार। उसमें आपके सामने सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं था। जैसे आपके सामने मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स तो थी, आपके सामने 3 सेट्स था, उनका यूनियन यूनियन तो था ही, साथ साथ में आपको ऐसे क्वेश्चन थे कि ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने थे। तो आपको काफी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा सेट थ्योरी के क्वेश्चंस पे। सो आई रिकमेंड कि अगर सेट थ्योरी के क्वेश्चंस आए तो आप उनको फॉर द टाइमिंग मतलब एक टाइम पहले राउंड में स्किप कर दे, अगली बार आके उनको कर ले, क्योंकि सेट थ्योरी का लेवल थोड़ा अच्छा आ रहा है। ठीक है, बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज के, तो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो क्वेश्चन मिला था उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं उसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन थे। एपी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है और जीपी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है। और जो जीपी में क्वेश्चन आया है उसमें ये था कि कोई हमें दे रखा है कि आर एथ बाय एस एथ टर्म है, तो उसमें उनका रेशियो आर स्क्वायर बाय एस स्क्वायर दे रखा है। और उसके बाद हमसे पूछा गया है कि 8th टर्म से 23rd टर्म का ये जो टर्म्स है इनका सम क्या होगा, मतलब टर्म 8 से टर्म 23rd तक इनका सम क्या होगा, या फिर ये पूछा था कि 8th टर्म अपॉन 23rd टर्म का रेशियो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं आया, लेकिन जितना भी मटेरियल आया है मेरे पास, जितना भी मैं कलेक्ट कर पाया हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑलराइट, फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस में आपके सामने इनवर्स का क्वेश्चन आया था सबसे पहले। जैसे आपके पास फंक्शन दे रखा था एफ ऑफ एक्स दे रखा था, सो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, आपको एफ ऑफ इनवर्स ऑफ
3/8 निकाला था, मतलब इसका मीनिंग है पहले आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालेंगे, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे एफ एक्स का, उसके बाद उसमें वैल्यू 3/8 पुट करेंगे, तब आपका फंक्शन आएगा। और एक आपका सिमिलरली फंक्शंस में आपका ग्राफ से भी क्वेश्चन आया था, एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आपका फंक्शंस में आया था। ऑलराइट, सो ये मेजर क्वेश्चंस थे। प्रॉफिट एंड लॉस के 3-4 क्वेश्चंस थे जो कि ऑन अ इजी टू मीडियम लेवल रहे थे। उनमें कुछ ज्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं जो स्टूडेंट को मतलब याद रहे या फिर उसको सॉल्व करने में डिफिकल्टी हुई हो। सो प्रॉफिट एंड लॉस के इजी थे। और अगर मैं बात करूं अदर टॉपिक्स की, ये जो आप इसको टोटल करेंगे तो इसका ब्रेकअप 40 क्वेश्चन जो होगा, ये मैंने सिर्फ मेजर टॉपिक्स लिए हैं। अगर मैं अदर टॉपिक्स की बात करूं, सो अगर मैं यहाँ पे एसआईसीआई में आपके पास इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आया था। सो इंस्टॉलमेंट जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। ऑलराइट, इंस्टॉलमेंट के बाद आपके पास मेंसुरेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन में सिलेंडर से क्वेश्चन आया था आपके पास। ऑलराइट, सिलेंडर का थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था जो मेरे को पता चला है। तो वो सिलेंडर के आप क्या क्वेश्चंस है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। उस पे अगर कोई भी क्वेश्चन या मेरे पास कोई भी अपडेट आएगा तो मैं उस पे शेयर कर दूंगा। या फिर अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने पूरा एनपैट का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर था उसके 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 सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट आल्सो। उसके उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए हैं हार मैथ्स में। ऑलराइट, सो अगर मैं बात करूं तो ये तो हमारा क्यूए का सेक्शन हो गया। सो अब बात करेंगे हम बाकी एलआर और वीए सेक्शन की। सो गाइस, कमिंग टू एलआर, एलआर में भी हमारे 40 क्वेश्चंस थे। 40 क्वेश्चंस में से अगर मैं पहले बात करूं मेजर टॉपिक्स की, सो 3 डीआई केसलेट्स थे हमारे और उसमें 10 क्वेश्चंस थे। उनका ब्रेकअप देख लीजिए, पाई चार्ट में से 4 क्वेश्चन आए थे, आपके ग्राफ बेस्ड मतलब बार ग्राफ से आपके 2 क्वेश्चन आए थे और टैबुलर बेस्ड आपके 4 क्वेश्चन आए थे। अगर मैं डिटेल की बात करूं इसमें, सो अगर मेरे पास जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक एक जो हमारे पास टैबुलर फॉर्म में जो आया था उसमें डेज थे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और उसके बाद हमें दे रखा था कि इतनी नंबर ऑफ सीट्स, एक ट्रेन के बारे में दे रखा था कि ट्रेन में इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, इतनी रिजर्वेशन है, तो उसके इतनी रिजर्वेशन है तो उसके बेस पे आपको डेटा सेट दे रखा था। तो इस डेटा सेट के बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा डेटा आया था। और उसके बाद एक डेटा सेट इस टाइप का आया था कि आपके पास 5 यूनिवर्सिटीज हैं। ओके, 5 यूनिवर्सिटीज हैं, ए बी सी डी ई। और इनके ऊपर आपसे पूछा था कि इनमें मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा था। मेल और फीमेल के रेशियो के बाद इन एक टाइप का रेशियो और दे रखा था इसमें कि इंडियन स्टूडेंट्स और फॉरेन स्टूडेंट्स का भी रेशियो दे रखा था। तो ऐसा ऐसा था कि आपको ये या तो पाई चार्ट में आया था या फिर ग्राफ बेस्ड में आया था, बार ग्राफ में आया था। सो वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आया था आपके पास। सो ये तो था आपका डीआई के लिए। ऑलराइट, और एक एक ग्राफ में आया था आपका कि दो कंपनीज है, कंपनी ए और कंपनी बी। ऑलराइट, तो इनके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बारे में दे रखी थी इंफॉर्मेशन। और इनके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बारे में शायद ये वाला क्वेश्चन आया था बार ग्राफ में आपका। सो बार ग्राफ से आपको मैच करना था कि कंपैरिजन क्वेश्चन, परसेंटेज बेसिस क्वेश्चन इस पे आए थे। ऑलराइट, अब सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमारे पास जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे कि आपकी एलिजिबिलिटी पे आए थे कि जैसे आपको 4 चीजें चेक करनी थी। किसी की एज थी, परसेंटेज थी, मतलब कोई स्टूडेंट किसी चीज के लिए एलिजिबल है नहीं, मतलब जैसे एज दे दी आपको 80, एज आपको 20 इयर्स मिनिमम होनी चाहिए, परसेंटेज आपकी 85% होनी चाहिए, आपके 12th बोर्ड की परसेंटेज इतनी होनी चाहिए, इंटरव्यू में इतने मार्क्स होने चाहिए। तो ऐसे आपके पास 4-5 कंडीशंस थी। इन कंडीशंस के बेसिस पे आपको बताना था कि आपका आपका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हो सकता है नहीं। सो इसके 5 क्वेश्चन आए थे। ऑलराइट, और डेटा सफिशिएंसी के एक दो तीन क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, इनका लेवल शायद आई थिंक मीडियम टू डिफिकल्ट था, जैसा मेरे को बताया गया था। और इसके अलावा अगर इसके अलावा हम वेन डायग्राम्स की बात करें, वेन डायग्राम्स में जो क्वेश्चन आए थे, वेन डायग्राम बेस्ड एक तो यही आया था कि आपको जैसे दे दिया कि वुमेन, मदर और टीचर, ये 3 आपको जैसे नाम दे दिए तो आपको बताना था। और आपको नीचे 4 वेन डायग्राम्स दे दिए कि कौन सा वेन डायग्राम इन पे सूट करेगा, इस टाइप का सूट करेगा, इस टाइप का सूट करेगा, ऐसा क्वेश्चन था। और एक वेन डायग्राम या फिर सिंबल बेस्ड में था कि आपके पास ऐसे थे, एक जैसे स्क्वायर हो गया, एक ट्राइंगल हो गया, एक सर्कल हो गया। ठीक है, इन तीनों में इंटरसेक्शन दिखा दी थी उसने। ठीक है,
इंटरसेक्शन दिखा के बोल देते कि जैसे आपका स्क्वायर जो है वो एजुकेटेड को रिप्रेजेंट करता है, ट्राइंगल आपका अनएम्प्लॉयड को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे जो कॉमन एरिया में बताइए कितने कितने लोग होंगे जो एजुकेटेड हैं और विलेज में रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस थे, मतलब जो सिंपली आपको बस डायग्राम में क्लोजली देखना होता है, उस टाइप के क्वेश्चन थे। मैंने फिगर आपके सामने दोबारा बना दी और जैसे हर फिगर में यहाँ पे नंबर लिखा हो 1 2 4 5 ऐसे नंबर्स लिखे हो। सो इस टाइप का क्वेश्चन आया था आपके पास। ऑलराइट, और अगर हम बात करें ये सिलोजिज्म्स के सुनने में आए थे 3 to 4 क्वेश्चंस आए सिलोजिज्म्स के। ऑलराइट, और सबसे सबसे जो 3-4 क्वेश्चंस आए हैं वो है ग्रुपिंग से, टीम सिलेक्शन से। ठीक है, टीम सिलेक्शन या ग्रुपिंग से आया है। मतलब कैसे क्वेश्चन थे कि जैसे आपको कॉम्बिनेशन दे दिए कि आपको जैसे 6 बंदों की टीम सेलेक्ट करनी है। ओके, उसमें से आपको बोल दिया कि पी जो है क्यू के साथ नहीं आएगा, या फिर दे दिया कि आर जो है एस के साथ ही आएगा हमेशा। तो इस कंडीशन के बेसिस पे आपको ग्रुप्स बना के बताना था कि अच्छा, या तो आप ये क्वेश्चन आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से करके इनको चेक कर लीजिए कि हर ऑप्शन में कौन सा फिट बैठ रहा है। सो ग्रुपिंग के क्वेश्चन आए थे, और सीक्वेंशियल अरेंजमेंट के भी 2 क्वेश्चंस आए थे आपके सामने कि लेफ्ट टू राइट बैठे हुए थे स्टूडेंट्स, तो उनको अरेंज करना था। सो ये था, नथिंग मेजर चेंज इन एज फार एज एलआर इज कंसर्न। और एलआर में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन ईजी था। Alright, let's move to the last section, verbal ability. So coming to VA section, VA section was a section which gave relief to the students. Why? Because difficulty level कम था और स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करे थे। ओके, सो बात कर लेते हैं आरसी के। 3 आरसीज आए थे आपके, और 3 आरसीज जो आए थे उसमें एक आरसी डायरेक्ट था। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। इसका मतलब था कि उस आरसी को पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस ऊपर लोकेट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस थे आपके पास। तो आरसी एक डायरेक्ट आया था, एक मीडियम लेवल का आया था और एक हाई लेवल का आया था काफी। ऑलराइट, तीन टाइप के आरसी आए थे आपके। और अगर आरसी टॉपिक्स की बात कर लूं तो जो 3 टॉपिक्स मुझे पता चले हैं, एक आपका आरसी का टॉपिक आया था कल्चर के ऊपर, एक आपका आया था इकोनॉमिक्स के ऊपर, और एक आया था आपका रेलिवेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो ये 3 टॉपिक्स मेरे को पता चले कि इन पे आरसी आया था आपके आज। ऑलराइट, और अगर हम बात करें ग्रामर की, सो ग्रामर was again the section which gave relief to the students, because ग्रामर के क्वेश्चंस काफी इजीली डुएबल थे और कुछ ज्यादा इनमें मेहनत करनी नहीं थी। ओके, पैराजंबल्स की बात करें तो पैराजंबल्स 4-5 थे, जिसमें एक पैराजंबल आपका टफ आया था। ओके, सो हर पैराजंबल पे आप इक्वल टाइम मत दीजिए, मतलब जो आपको लगे पढ़ने में टफ है तो उसको बाद में अटेम्प्ट कर लीजिए। ग्रामर और आरसी पे फोकस रखिए टू स्कोर वेल इन वर्बल। ठीक है, और उसके अलावा ईडियम्स, वर्ड मीनिंग्स इन कंटेक्स्ट ऑफ सेंटेंस और ईडियम्स आए थे, उनके 3-4 क्वेश्चन थे। और जो एक ईडियम आया था वो है वेंट डच। ठीक है, ये ईडियम आया था, इसका मीनिंग होता है, मतलब इसका कोई कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग आया होगा, सेंटेंस में इसका यूज हुआ होगा या फिर डायरेक्ट मीनिंग पूछा होगा इसका वेन डच। तो इसका मीनिंग होता है कि व्हेन यू शेयर इन समथिंग, व्हेन यू शेयर और कंट्रीब्यूट मनी इन समथिंग। ठीक है, कोई भी कंट्रीब्यूशन आप फैमिली या फ्रेंड्स में कर रहे हो, आप कोई पार्टी वार्टी कर रहे हो तो उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हो। सो मनी कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज वेंट डच। सो ओके, so this was all for the video. For more updates, you can join our Telegram channel, and you can also subscribe to the YouTube channel and press the bell icon. Thank you for watching the video. Till then, keep learning and keep watching the videos.